हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोग को क्लास 12th केमिस्ट्री का अनसाल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक करवा दिया था हमने। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को सेट नंबर 4 2023 का 347 CD का कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, पूरा समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग का इसमें नहीं फंसेगा, तो वीडियो के आप लोग को अंत तक बने रहना है। अगर अंत तक बने रहेंगे तो पूरा सोल्यूशन मिलेगा और समझ में भी आ जाएगा, ताकि आप लोग के बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास रहता है, इसीलिए मैं कॉपी में बनाता हूँ, फेस वीडियो भी बनाऊँगा। तो आगे उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो चलिए पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का नंबर है, इसमें शुद्ध जल की मोलरता होती है तो 55.56 मोल लीटर इनवर्स होती है। बहुत बार पूछा, आप लोग पेपर में मिला सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए एकदम। दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ्तार से पढ़ते हैं ताकि कम समय में पूरा कंप्लीट मैं कर सकूँ। घ नंबर क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया RCOAG, इसमें Br2CCl4 की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। क्या कहलाती है, बनता है ये अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का 4 नंबर है, क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। चलिए दूसरे का ख नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। का नंबर आप लोग के सिलेबस में नहीं है, मैं आप लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आप लोग के सिलेबस में होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक आवासशील विलेय पदार्थ, इसमें मोलर द्रव्यमान इसमें दिया हुआ है 40 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है, कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाएगा। तो इसमें ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, स्मॉल W ज्ञात करना है, इसका मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में आप लोग को दिया है, क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहेंगे। कैपिटल W मतलब विलायक का जो भार दिया हुआ है वो 14 ग्राम दिया हुआ है, जबकि P0 का मान इसमें 100 पूरा मानते हैं, और P आप देख रहे हैं 80% है, P 80% है। और इसमें जो विलेय का मतलब द्रव्यमान था वो 40 ग्राम था, और P इसमें 80 दिया है, आप लोग को जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऑक्टेन दिया हुआ, तो ऑक्टेन का अणुभार निकालेंगे तो ये भी 114 ही आएगा। तो ऑक्टेन जो है वो विलायक है, और जबकि आदर जो दिया हुआ है वो क्या है, विलेय है। इसमें दिया विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक या विलेय की, विलायक को कैपिटल एन माना गया है, विलेय को स्मॉल एन मानेंगे। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, इसको दोनों को कैपिटल मानते हैं। और आप जानते हैं इसका जो भार दिया वो भी 114 है और भार भी 114, दोनों को डिवाइड करने पर 1 आ गया। और विलेय का मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल W बाई यम होता है, अणुभार होता है, तो 40 से दिया हुआ था। अब यहाँ पर आप जानते हैं विलेय का वाष्प दाब में अपेक्षित को नमन बराबर होता है P0 माइनस P अपन P0, तो P0 का मान ऑलवेज 100 दिया हुआ था, और P0 माइनस P अपन P0 बराबर n अपन n प्लस n होता है। मतलब मोलों की जो मोल अंश निकालते हैं ना, वो कोई एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या के योग के बराबर आता है, योग के अनुपात की। तो यहाँ पर मान रख दिया गया है, इसमें भी सम्मान रखा गया, इसमें भी मान रखा गया, और आगे इसको सॉल्व किया गया, देख रहे हैं ये डिवाइड हो गया, 1 आ गया, और इसको तिर्यक गुणा के सॉल्व किया गया, तो ये आ गया। अब इसको आगे यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व करने में काटने पर 0.2 आ गया, और इसको आगे सॉल्व किया गया, तो इसका जो आंसर आया है W का मान वो 10 आया है। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के मानक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ था Zn डबल पॉजिटिव, और क्वेश्चन में दिया था Cu, मतलब ये सेल अभिक्रिया है, इसमें दिया है E0, मतलब ये जो दिया हुआ है ये अपचयन विभव का मान दिया हुआ ये दिया है, और इसमें ये दिया हुआ था, मतलब दोनों का मान दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप जानते हैं अभिक्रिया मतलब फार्मूला होता है E0 सेल बराबर, मतलब इसमें जो ऑक्सीकरण होता है उसका लिखते हैं और अपचयन का लिखते हैं, लेकिन कभी भी सेल अभिक्रिया के लिए E0 का मान निकालते हैं तो दोनों अपचयन विभव ही लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जो विभव था ना उसको अपचयन विभव में कन्वर्ट कर दिया गया। ये Zn में ऑक्सीकरण हो रहा था तो उसको अपचयन में कन्वर्ट किया गया, तो ये माइनस में आ गया है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, आप जानते हैं। तो इसका दोनों का मान रखा, ये माइनस में आ गया है, और फार्मूले में माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा,
दोनों जुड़ा तो E0 सेल का मान कितना आ गया 1.1 वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का नंबर। क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो कोलराउस का नियम आइए समझते हैं। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो इसको समीकरण आप लोग लिख देंगे ये डिफिनेशन लिखने के बाद कि कप्पा एम इनफाइनाइट NaCl इक्वल टू कप्पा एम इनफाइनाइट Na प्लस प्लस कप्पा एम इनफाइनाइट Cl माइनस, ये फार्मूला होता है। आप लोग इसको जरूर लिखेंगे। अनुप्रयोग इसका क्या ये समझते हैं। जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, और दूसरा वियोजन की मात्रा की गणना करने में। वियोजन की मात्रा की गणना इसी फार्मूले से करते हैं, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के कोई दो निर्जलीक कारक गुण लिखिए। मतलब निर्जलीकरण अब क्रिया क्या होता है मैं आप लोग बता रहा हूँ। ऐसी क्रिया जिसमें जल निकल जाता है उसे निर्जलीक कारक गुण भी कहते हैं। तो यहाँ एथिल अल्कोहल का H2SO4 के साथ में क्रिया कराया गया तो एथिलीन बना है। इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों एक ही चीज़ है और जल निकल गया, ये पहला हो गया। दूसरा दिया ग्लूकोज का निर्जलीकरण कराया गया H2SO4 के में, तो कार्बन बन गया और जल हो गया। यहाँ पर जल क्या हो गया, बाहर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FeSO4 विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया का 1/4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये इसका रीजन समझते हैं। इसका रीजन क्या है। कॉपर सल्फेट विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण मोलर लवण बनाता है, जो कि द्विक लवण है, डबल साल्ट होता है। तो यहाँ पर FeSO4 की क्रिया अमोनियम सल्फेट और वाटर के साथ कराया गया तो ये डबल साल्ट बन गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आगे इसका थ्योरी रीजन लिखा गया है। मोहर लवण जलीय विलयन में फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बनाता है, आयन का परीक्षण देता है, जबकि CuSO4 तथा जलीय अमोनिया का 1/1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण CuNH3 का होल 4SO4 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें यही आयनित होगा जबकि अंदर वाला आयनित नहीं होगा। आगे 1:4 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है उपसा संयोजी क्षेत्र CuNH3 का होल 4 डबल पॉजिटिव, ये आयनित होगा ना तो यही बनाएगा। जलीय विलयन में विघटित नहीं होता है, अतः Cu डबल पॉजिटिव आयन का परीक्षण नहीं देता, ये विघटित नहीं होता इसलिए Cu आयन का परीक्षण नहीं देता है। इसका मेनली रीजन ये है, जबकि ये द्विक लवण बनाता है, आयनित हो जाता है, आयन देता है, इसलिए मतलब परीक्षण देता है, ये इसका रीजन यही है। आइए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज कीटोनिक समूह होते हुए भी कर देते हैं। क्यों, इसका रीज़न क्या है आइए समझते हैं। फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है, आप जानते हैं फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है, कीटोनिक समूह पाया जाता है, ग्लूकोज में लेड समूह पाया जाता है, परंतु फिर भी यह फेलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसे इनोलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। वीडियो को भाई आप लोग अंत तक बनेंगे तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आप लोगों को रफ्तार से समझा रहा हूँ, पूरा नोट्स मिलेगा, समझ में भी आएगा, तो अंत तक बने रहेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसमें आगे मिलेंगे भी, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो आइए समझते हैं इसको। संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, इसका रीज़न क्या है और क्यों होती हैं, इसका रीजन आइए समझते हैं। सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ घटती हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्याएं क्या होगी, इसमें घटेंगी। मतलब इसका रीजन दोबारा समझते हैं। सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, रेडियस घटता है, जानते हैं आप। प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तो रेडियस बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा।
आगे कह रहा है द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, इसका रीजन ये है। अगला क्वेश्चन है इसमें, संक्रमण धातुओं के आयन पाया अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, मतलब पैरामैग्नेटिक होते हैं क्यों, इसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है ऑर्बिटल में, इसका मेनली यही रीजन है। इसका जैसा कि रीजन लिखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, संक्रमण धातुओं के आयन एवं यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो सिंपल आएगा तो लिख देना यही कि इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए प्राय अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो प्रतिचुंबकीय होता है मतलब डायमैग्नेटिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ये समझते हैं संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों, मतलब संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसका रीजन क्या है। संक्रमण तत्व के पहले श्रेणी व अंतिम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि N-1 डी व डी कक्षक व NS दोनों के इलेक्ट्रॉन यौगिक निर्माण में भाग लेते हैं। इसका रीजन मतलब ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित इसलिए शो करते हैं, इसका रीजन क्या है, मतलब विभिन्न प्रकार का शो करते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम सेल होता है N-1 डी और NS दोनों कक्षक कंपाउंड बनाने में भाग लेते हैं, मतलब इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, इसका मेनली रीजन यही है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा एक CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है, इसका रीजन आइए समझते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यह है ग्लूकोज की क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में कराएंगे तो ये निकल जाता है, और 5 HCl निकलता है यहीं से, इसीलिए पता चलता है कि इसमें जो होता है मतलब 5 OH समूह को प्रदर्शित करता है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप लोग एक रीजन यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब इसकी क्रिया आप एस्टिल क्लोराइड से करा दो, ग्लूकोज की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से करा दो तो ये बन जाएगा, मतलब ये कंपाउंड बनेगा इसमें, और 5 HCl निकल जाएगा। यही इसका जितना मतलब यहाँ OH ग्रुप होता नहीं है यही हटता है, इसी के जब यह क्या जुड़ता है, जुड़ता COCl3 जुड़ता है, तो इससे पता चलता है इसमें 5 OH ग्रुप होता है। आप लोग चाहे एस्टिक एनहाइड्राइड से भी क्रिया करा के CH3CO का होल टॉयस वो एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो इससे भी 5 OH का पता चल सकता है, इससे भी करा के आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 5 एस्टिक ग्रुप बनेगा, एस्टिक एसिड में 5 मॉलिक्यूल निकलता है, CH3COOH ये 5 ग्रुप निकल जाता है इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब CHO समूह की उपस्थिति का कैसे पता चलाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके पास है फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज है, सॉरी ये CHO ग्रुप है तो ग्लूकोज है, इसकी HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है। इससे पता चलता है कि इसमें CHO ग्रुप उपस्थित होता है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, यहाँ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और इसका एडिशन हो जाता है। अगला इसी में कह रहा है ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे, तो Ag2O की क्रिया ग्लूकोज के साथ कराएंगे तो यहाँ Ag निकल जाता है, यही है रजत दर्पण, समझे ना, ये रजत दर्पण देता है जब ग्लूकोज की क्रिया Ag2O के साथ होता है। आइए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 का नंबर, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग को जो आप लोग के सिलेबस में होगा। तो क्वेश्चन 5 का नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, काफ़ी आसान है, तो वीडियो का अंतर रहेगा तभी समझ में आएगा भाई, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए इसका समझते हैं, काफ़ी आसान है। मोलर उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में किसी विलय का मोल, विलय का 1 मोल यहाँ पर लिखेंगे, विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इसका सिंपली डिफिनेशन ये है, आप लोग लिख सकते हैं। फार्मूला इसका देखते हैं, यहाँ पर 100 हो जाता है, अगला वाला बताऊंगा वो 1000 होगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है। अगला इसी में दिया हुआ है मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसका अंतर केवल है, वहाँ पर 100 ग्राम था, यहाँ अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ 100 ग्राम था और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 1 kg रहेगा, यही डिफरेंस है मात्र। 1 kg विलायक में किसी विलय का मोल 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल लिखेंगे, 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ इस फार्मूले में क्या था, 100 था, जबकि मोलर उन्नयन स्थिरांक में कितना है, 1000 है। यही अंतर है, बाकी दोनों डिफिनेशन मतलब दोनों फार्मूला एक ही है, बाकी सब चीज़ें वही है।
यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, जहाँ पर मतलब यम जो है विलय का अनुभार है और के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार है, विलय का क्या है भार है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, डेल्टा टी क्या है क्वथनांक में उन्नयन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट बना लीजिए। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए भाई। आइए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 5वें का ग नंबर है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, 6N3 है ना, तो हेक्साइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका IPC नाम हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। तो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, इतना दूर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सटा के लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा दूर लिखा गया है, जबकि आप लोग थोड़ा टच करके लिखेंगे इस पास में। क्रोमेट थर्ड हो जाएगा इसका IPC नेम। अगला PTNNH3 का होल्ट है Cl2, तो इसका नाम क्या होगा, डाईमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, इसका IPC नेम हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसका नाम हुआ टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन में कितना आएगा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन का सलूशन आइए देखते हैं। घ नंबर है 5वें का, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक बनाता है। A, B एवं C यौगिक की संरचना एवं इनके नाम लिखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पहला वाला यौगिक है ये क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी क्रिया ये मतलब NH3 से कराया गया, तो कंपाउंड क्या बना, ये बना है। और उसके बाद H2 यहाँ से निकल गया, तो बी वाला कंपाउंड क्या बना, ये बना। और दोबारा इसकी क्रिया कराया गया है Br2 से 4KOH के साथ में, तो ये ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया है, आप लोग जानते होंगे कि रिएक्शन। तो आगे मतलब एक ही स्टेप में लिखेंगे, इसको नीचे लिख दिया गया, जगह नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला ये होगा, बी वाला ये होगा, सी वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एनिलीन है, तो प्रोडक्ट यही बनेगा। तो ये वाला क्या है, इसमें बेंजोइक एसिड है, ये वाला क्या है, बेंजोइक एसिड है, दूसरा है बेंजामाइड है, और तीसरा क्या है, एनिलीन है। तो ABC ये तीनों कंपाउंड है, तीनों नेम है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 6वें का नंबर, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अपक्रिया से B और C देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A, B, C और D तथा E की पहचान कीजिए, प्रत्येक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए पहला वाला देखते हैं। फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में कराते हैं, तो ये बनता है सैलिसिल डिहाइड, एक आर्थो पे गया है या एक पैरा पे गया है। और फिनाल की क्रिया जब हम मतलब पैरा पे जो गया है, इसकी क्रिया Zn से कराने पर, तो यहाँ पर Zn निकल गया, तो ये बना है क्या, बेंजल डिहाइड। और इसका ऑक्सीकरण दोबारा कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बी वाला कंपाउंड है वो ये है, और सी वाला यहाँ पर क्या है, ये है, और यहाँ पर सी वाला वही है। इसकी क्रिया इससे कराएगा तो डी वाला क्या बन गया, बेंजेनॉल बन गया, और ई वाला जो बना वो बेंजोइक एसिड बना, ये वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फिनाल है, बी वाला क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, सी वाला पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और डी वाला क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, बेंजल डिहाइड है, और ई वाला क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना लीजिए। इसके आगे भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर से आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहेगा। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया मतलब सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। ईथर बनने की क्रिया क्या कहलाता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाता है। ये रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे, चाहे लिख लीजिए, दोनों क्लियर है। इसी में पूछा है किंडवन क्या है, किंडवन पर इसमें लिखना है किंडवन के बारे में। तो सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन किंडवन कहलाता है। किंडवन जो भी पढ़े, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि H2O से क्रिया करा है H+ की उपस्थिति में, इनवर्टेज या ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये बना है क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है। और जब हम ग्लूकोज की क्रिया जाइमेज एंजाइम और ईस्ट लेते हैं
तो एथिल अल्कोहल और CO2 क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इसके साथ लीजिए भाई, आप लोग नोट बनाइए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। भंजक आसवन के पश्चात प्राप्त आसुत द्रव को कुछ देर तक अच्छी तरह स्थिर रखा जाता है ताकि पायरोलिग्नियस अम्ल और काष्ठ तार वाले अस्तर पृथक हो जाएं। ऐसा होने पर भूरे रंग वाले पायरोलिग्नियस अम्ल के अस्तर को काष्ठ तार के अस्तर से पृथक कर लेते हैं। उपकरणों को सजा लेने के बाद फ्लास्क में पायरोलिग्नियस अम्ल और फ्लास्क बी में दूधिया चूना रखते हैं। फ्लास्क ए को गर्म करते हैं जिससे एसिटिक अम्ल, एसीटोन तथा मिथिल अल्कोहल वाष्प बनकर फ्लास्क बी में जाते हैं। फ्लास्क बी को भी ज्वालक से गर्म करते हैं ताकि वाष्प वहाँ संघनित नहीं होने पाए। फ्लास्क बी में एसिटिक अम्ल के वाष्प दूधिया चूने से अभिक्रिया कर कैल्शियम एसीटेट लवण के रूप में बदल कर रह जाते हैं तथा एसीटोन एवं मिथिल अल्कोहल संघनित होकर ग्राही में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण लिखा गया है, HI से क्रिया कराएगा तो ये फिनाल बन गया है, शेषक्रिया ये 12 हो गया, जबकि HI के आधिक्य के साथ एल्किल आयोडाइड के 2 अणु बनते हैं तो इसकी क्रिया का ये बन गया। आप लोग इसके अनुसार ले लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का छठवें का खा का अथवा का पहला नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि N2O5 एरो 2NO2 हाफ O2 के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ गया है। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, पूरा मैं दिखा रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना सकते हैं। इसका सोल्यूशन यही है। आइए इसी में प्रश्नोत्तर संख्या छठवें का खा का पहला नंबर है, वो अथवा मैंने पहले बता दिया। इसका सोल्यूशन आइए देखते हैं। अभिक्रिया 2A + B एरो 2C + 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1.0 मोल लीटर सेकंड है। अभिक्रिया का वेग एवं ABCD के सांद्रण में परिवर्तन की दर व सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिया गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व किया गया है और अपना नोट बना लीजिए। यहाँ पर इसका फुल सोल्यूशन दिया गया है। इसी में अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन अभिक्रिया 2A एरो उत्पाद में A की सांद्रता, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन दिया हुआ है। आप लोग इसको नोट बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग अपने अनुसार से मिलाएगा। किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोट की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। तो आप देख रहे हैं अभिक्रिया का ये रेट था, तो अभिक्रिया ये मतलब स्टार्टिंग में ऐसे था, जब रेट उसका 2 गुना कर दिया गया तो मतलब जो प्रोडक्ट बना ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट आएगा वो 2R1 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। चलिए इसी में अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 7वें का नंबर, क्या होता है जब केवल आसानी समीकरण दीजिए, बहुत ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपकृत किया जाता है। तो N ब्यूटिल क्लोराइड ही है, एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया कराया गया तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसको आप लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है शुष्क के ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की Mg से अपक्रिया होती है। तो ये ब्रोमोबेंजीन है, यहाँ पर Mg की क्रिया कराया गया ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बना है, ये आप लोग पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड रेजेंट, इसका एडिशन हो गया और ये क्या बना, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बना है। RMgX, R ये फ्रीन ग्रुप है, MgX ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अपक्रिया करती है। तो एथिल क्लोराइड है जलीय KOH के साथ अपक्रिया करके क्या बना है, एथिल अल्कोहल बना है, KCl बार हो गया। अगला क्वेश्चन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। तो क्या बनता है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम के साथ क्रिया हुआ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बुटर अपक्रिया। तो बुटर अपक्रिया है, आप लोग जानते हैं, इसका आंसर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया KCN से होती है। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN के साथ में कराते हैं तो यहाँ से K, यहाँ से Br बाहर हो जाएगा, ये बनेगा CH3CH2CN मतलब एथिल साइनाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरोबेंजीन को कैसे परिवर्तित करेंगे, अंसाल में दिया हुआ, आप लोग नोट देखिए और पहले बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे कैसे क्लोरोबेंजीन को। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम NaOH के साथ में कराएंगे
तो ये फिनाल बन जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाउ प्रोसेस फिनाल में, ये डाउ प्रोसेस होता बना है और फिर फिनाल की क्रिया जेडेन के साथ कराया गया, तो यहाँ से जेडेन ओ बाहर हो गया और ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन। ये भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अगला फिनाल कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ ऊपर बन गया है, इनने उससे क्रिया कराया तो NaCl बाहर हो गया, फिनाल बन गया। टॉलुइन कैसे बनाएंगे, तो Na क्लोरोबेंजीन की क्रिया 2Na और मेथिल क्लोराइड से कराएंगे तो टॉलुइन बन जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। अगला है एनिलीन कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से Cu2O के साथ में कराएंगे तो एनिलीन बन जाता है, CuCl बाहर हो जाता है, H2O भी बाहर हो जाता है। तो इसका 20 का आंसर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसी में कह रहा है डाईफिनिल कैसे बनाएंगे, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फिटिक अपक्रिया। फिटिक अपक्रिया में क्या लेते हैं, दोनों हाइलोजन लेते हैं और 2Na से क्रिया कराते हैं डाई ईथर के साथ में, तो क्या बनता है, डाईफिनिल बनता है। बहुत ही आसान रिएक्शन था। अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 11.763% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा धनायन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभाव्य यौगिक की संरचना लिखिए। तो यहाँ पर इसका सलूशन दिया गया है, क्या परसेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और यहाँ पर मूलानुपातिक सूत्र का यूज किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इसका परसेंट दिया था और कार्बन का एटॉमिक जो वेट होता है ना उसी से डिवाइड किया जाता है, तो इसका मान ये आ जाता है। और जो पूरा मान दिया होता है उसको डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया। दोबारा वही प्रोसेस इसमें किया गया तो 10 आ गया। और ऑक्सीजन का जो आया है वो कितना आया है, वो 1 आया। मूलानुपातिक सूत्र लगेंगे तो यहाँ से मूलानुपातिक सूत्र से आया है ये C5H10O बनेगा और बाहर 86 है और इससे बन जाएगा ये कंपाउंड बन जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और n बराबर होता है, मतलब n मोल बराबर होता है अणुभार बटा मूलानुपाती भार। तो अणुभार इसमें 86 आया है बटे 86, मूलानुपाती सूत्र भी 86 आया, तो मतलब इसका मान जो आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके साथ में क्रिया करेगा तो ये कंपाउंड बन गया है। आयोडोफॉर्म परीक्षण, यहाँ पर आयोडोफॉर्म अपक्रिया, इसको लिख लीजिए, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम फॉर्मेट बनता है, सोडियम क्या बनता है, फॉर्मेट, H2O और 5Na बाहर हो जाता है जब इसकी क्रिया हम 4I2 और Na के साथ में कराते हैं। आइए इसी में अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अथवा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लेजन अपक्रिया, तो इसमें बेंजिल डाइड की क्रिया हम कराते हैं किससे, मतलब ये मिथिल क्या है, यह मेथेनल है, मेथेनल के साथ में कराते हैं तो H2O बाहर हो जाता है, Na के साथ में कराते हैं तो इस यहाँ पर H2O बाहर होता है ना, इसका एडिशन हो जाता है और ये अपक्रिया क्लेजन अपक्रिया कहलाती है। केंजारो क्रिया, इसमें फार्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लगे हैं, NaOH के साथ में क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बना है सोडियम फार्मेट बना है और इसका एक पक्ष में ऑक्सीकरण होता है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन होता है। मतलब केंजारो में अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, जबकि यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, रोजन मुंड अपचयन अपक्रिया। इसकी पहचान है PDBSO4, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी पहचान क्या है, रिएजेंट इसमें लगता है PDBSO4। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन कराते हैं PDBSO4 के में तो एल्डिहाइड बन जाता है, सेल बाहर होता है, उबलती हुई जैलीन लेते हैं इसमें। तो ये अपक्रिया रोजन मुंड अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो आशा करता हूँ आप लोग जितना बताएगा वो समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सलूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके आगे का सेट सॉल्व कराऊंगा, अगले वीडियो का वेट कीजिए। अब वो मिलेगा आप लोग को वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।